हटी से। चलिए जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कल आपको समझा के गया था एग्जम्पशंस, तो शुरुआत करेंगे एग्जम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन। कल भी कहा था कि ये जो एग्जम्पशंस कैपिटल गेन की है ये बाकी एग्जम्पशन से अलग है, ये 10 वाली नहीं है। क्या बोला मैंने? हाँ, इसका मतलब ये कहते ही नहीं है कि मुझे सेक्शन 10 की कोई एग्जम्पशन मिलेगी नहीं, पर सेक्शन 10 की एग्जम्पशन लेने के लिए मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। सेक्शन 10 तो खुद ही अपने आप में बोलता है यार ये एग्जाम्प्ट है, मजे ले। अब जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है, सेक्शन 10-14 1, 10-14 2, 2 सेक्शन थे वो, तो वहां पे साफ बोला था उन्होंने 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट है। ऐसा थोड़ी ना बोला कि भैया ये ऐसा कर वैसा कर तब जाके एग्जामिशन मिले। पर यहां पे जो ये एग्जामिशन है ये सेक्शन 10 वाली नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जामिशन है, 54 की स्पेशल एग्जामिशन। 8-8 पॉइंट पढ़ने हैं सब, में कल बोला था। तो शुरुआत पहले सेक्शन से कर देते हैं। तो कैपिटल गेन में मिलने वाला पहला एग्जामिशन लिखिए, सेक्शन 54। इसको ना ऐसे ही बोलना 54 का एग्जामिशन, हेडिंग तो एक टेम्पररी पॉइंट है। तो सेक्शन 54 कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। तो 54 का एग्जामिशन किसे मिलेगा? सबसे पहला पॉइंट आपको याद है, क्या लिखना है? असेसी। तो कौन से असेसी को 54 का एग्जामिशन मिलेगा? जवाब आपके सामने है, दिख रहा होगा आपको, बताइए कौन है ये, लिखो। और क्या, एक एक पॉइंट लिखते जाना है ना। पहला पॉइंट असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ, 8 पॉइंट लिखाऊंगा टोटल। तो 54 का एग्जामिशन ले सकता हूं अगर मैं इंडिविजुअल या एचयूएफ एसएससी हूं। वैसे एसएससी कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं, जितने टाइप के पर्सन होते हैं। अब बेसिक में बताया था। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने बोला था आपको ओल्ड एसेट ट्रांसफर कौन सी, नाम। तो सेकंड पॉइंट की हेडिंग लिख लीजिए, ओल्ड एसेट ट्रांसफर। तो कौन सी एसेट बेचने पे कमाई की हो तो एग्जामिशन मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट सबको? बोलो ये पॉइंट क्या बोला मैंने? कौन सी एसेट के ट्रांसफर पे गेन कमाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बेच दिया और गेन कमा लिया, क्योंकि गेन तो कैपिटल एसेट बेच के होता है, कैपिटल गेन। तो हर कुछ बेच के कमाए गए गेन का एग्जामिशन 54 में नहीं मिलेगा। तो कौन सी पुरानी एसेट बेच के गेन कमाने पे एग्जामिशन मिलेगा? तो उसका नाम आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। अभी कुछ लिखना मत आप। ट्रांसफर ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस, इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड एचपी। हमारे लिए एचपी हो गया शॉर्ट फॉर्म में। तो कौन सी एसेट ट्रांसफर करने पे गेन कमाना है? रेसिडेंशियल हाउस जिसकी इनकम एचपी हेड में टैक्सेबल। क्लियर है? तो जो कमाई मैंने करनी है वो इसी को बेच के करनी है। क्या है वो एसेट का नाम? रेसिडेंशियल हाउस जिसकी इनकम एचपी हेड में टैक्सेबल। 2-3 बातें सुन लूंगा मैं। केवल रेसिडेंशियल हाउस में ही 54 का एग्जामिशन है, और किसी हाउस में नहीं है, क्योंकि हाउस की भी कैटेगरी होती है, कॉमर्शियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस, इंडस्ट्रियल हाउस।
जैसे ये कॉमर्शियल हाउस है, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है ना, तो जैसे इसको बेच के गेन कमाया, इसको बेच के भी गेन हो सकता है। याद करो सेक्शन 50, कैपिटल एसेट तो ये भी है, पर इसके कमाए गए गेन पे 54 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो रेसिडेंशियल हाउस जिसकी इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल हो, एचपी, मतलब वो वाले मकान, लेट आउट, पार्टली वेकेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, एचपी वाले। क्लियर है? वो भी रेसिडेंशियल वाले, रेसिडेंशियल। तो लिख दो आप ओल्ड एसेट ट्रांसफर का नाम, पूरा लिखना एक साथ दोनों मिला। ओल्ड एसेट ट्रांसफर इज इक्वल टू रेसिडेंशियल हाउस, इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर हेड एचपी। रेसिडेंशियल हाउस, इनकम फ्रॉम सच हाउस शैल बी चार्जेबल अंडर हेड एचपी। सर मेरा मकान रेसिडेंशियल है, पर मैं तो बिजनेस में काम लेता हूं उसे, तो आपको याद है ऐसा मकान जो मैं बीएनपी में यूज करता हूं उसकी इनकम एचपी में टैक्सेबल नहीं होती है। कंडीशन 3 सेक्शन 22। यार जब मैं कोई आपको सिचुएशन दूं तो आपको सेक्शन में जाना होता है, क्यों नहीं होती? सेक्शन 22 कंडीशन 3 का ब्रीच है। कुछ याद ही नहीं आपको आधे लोगों को, सेक्शन 22 है क्या? एचपी में आने के लिए कंडीशन 3 पूरी होनी चाहिए। अब शायद याद आ जाए, मकान होना चाहिए, ओनरशिप चाहिए, और उसका यूज कहीं पे भी हो पर खुद के बिजनेस में ना हो। ठीक है ना, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है लाइन। चलिए 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या होती है भाई, जो एसेट मैंने बेची उसका नेचर क्या हो, यानी कि गेन ट्रांसफर्ड एसेट का नेचर क्या हो। अब नेचर कितने टाइप के होते हैं भाई लीगली, शॉर्ट, लॉन्ग। कोई भी आपसे पूछे ना कैपिटल एसेट के नेचर कितने होते हैं, उसको जवाब दीजिए 2 नेचर होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। तो 54 की एग्जामिशन लेने के लिए जो ट्रांसफर्ड एसेट है उसका नेचर बेटा लॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? मतलब अगर मैंने रेसिडेंशियल हाउस तो ट्रांसफर करा पर उसका नेचर शॉर्ट है तो 54 की एग्जामिशन नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी बातों में राइट आना चाहिए, टिक आना चाहिए। कुछ समझे? तो एग्जामिशन मिलेगी। शुरुआती 6 पॉइंट में से 5 बातों में टिक होना तो एग्जामिशन मिलेगी, छठा पॉइंट। वापस से बोलूं क्या आ गया? 5 बातें सोचनी है, अगर सब में ये राइट 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 आ गया है तो 54 की एग्जामिशन मिलेगी। कितने रुपए की? छठे पॉइंट में बता दो, ये बताया था कल, बता दिया। 3 बातें हो गई। चौथी बात, नया क्या लेना है? अब नया क्या लेना है मतलब सीधी भाषा में बोलो तो इन्वेस्टमेंट कहां करना है। इन्वेस्टमेंट कहां करना है? अब सुनिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट करना है वापस से रेसिडेंशियल हाउस में ही। मतलब घर बेच के घर लेना, घर बेच के घर ले, घर बेच के पैसे कमाए, उस कमाई को वापस नए घर में निवेश कर दिया। बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि हमारे जीवन में सभी आम आदमी, अगर पुराना घर काफी बड़ा ना हो, बाप दादों को बनाया गया अच्छा खासा, तो नॉर्मली फिर हर जनरेशन के लोगों को अपना खुद का घर लेना होता है। जब खुद का घर लेना होता है तो हो सकता है कि पुराना घर छोटा बड़ा हो तो इतना नया घर लेने के पैसे नहीं हो, तो चलो पुराना बेच के नए में इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसे ही करते हैं लोगों ने। तो ये सेक्शन बड़ा मदद करेगा। पुराना बेचेंगे तो गेन आएगा, उस गेन को एग्जेम्प्ट कराने के लिए हम, क्योंकि वो कमाई घर पे तो ला नहीं रहे, वापस लगा रहे हैं मकान में, तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। मेरे को लगता है कि
प्रैक्टिकल लाइफ में जुड़ा हुआ सेक्शन है, सबको जरूरत पड़ती है इसकी। बोलो। तो अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। अब क्या है पहले सुनते रहिए। इन्वेस्टमेंट करना है रेसिडेंशियल हाउस में, इंडिया में ही होना चाहिए रेसिडेंशियल हाउस। मतलब कि मैं विदेश शिफ्ट हो रहा हूं, भारत का मकान बेच दिया, सारी कमाई दुबई में मकान खरीद के लगा ली, अब नहीं मिलेगा। तो जो नया सेट लेना है उसका नाम है रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। बोलो एक बार आपस से। अब इसमें दो लफड़े डाले। अगर मेरी कमाई, कैपिटल गेन मतलब कमाई, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो एक ही रेसिडेंशियल हाउस इंडिया में लेकर इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इन वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। मतलब अगर मैंने मान लो पुराना मकान बेच के 5 करोड़ रुपए कमाए और मैंने 3 करोड़ का एक मकान ले लिया, 2 करोड़ का एक मकान ले लिया, दोनों मकान में 5 करोड़ रुपए लगा दिए, तो एग्जम्पशन के लिए एक ही मकान की वैल्यू कंसिडर होगी। क्लियर है? दोनों इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं होंगे। वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। बोलो क्या बोला मैंने? में किया गया इन्वेस्टमेंट ही एग्जम्पशन के लिए कंसिडर किया जाए। आ गया? अब दूसरा ऑप्शन, अगर मेरी कमाई 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तक भी चलेगी। मतलब अरे मतलब एग्जैक्ट 2 करोड़ भी सेकंड में डालना, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, तो फिर मैं 2 रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं मेरी इच्छा के अनुसार। उल्टा कानून है। ज्यादा कमाई में नंबर कम है, कम कमाई में नंबर ज्यादा है। समझ में आ गया? ज्यादा कमाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट इन वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, कम कमाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट एट माय ऑप्शन इनटू रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया वंस इन ए लाइफ टाइम। क्या बोला मैंने? ये बड़ी बात क्या बोल दी मैंने? वंस इन ए लाइफ टाइम मतलब मेरी इच्छा है तो मैं अपने जीवन काल के दौरान किसी भी एक पीवाई में 2 मकानों के इन्वेस्टमेंट पे एग्जम्पशन मांग सकता हूं, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं। मतलब मानिए कि मैंने प्रीवियस ईयर 23-24 में एक पुराना मकान बेच के 1.5 करोड़ रुपए कमाया 23-24 में, और मैंने 80 लाख और 90 लाख के 2 मकान ले लिए, तो दोनों मकानों का इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकता हूं क्योंकि कमाई 2 करोड़ से नीचे थी। तो 80 लाख 90 लाख मतलब 1 करोड़ 70 लाख का पूरा इन्वेस्टमेंट एग्जम्पशन के लिए काम आएगा। क्योंकि एग्जम्पशन कितना मिलेगा ये डिपेंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे करेगा अल्टीमेटली। इसलिए इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हो रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आई? कमाए 1.5 करोड़, इन्वेस्ट करे 2 मकानों में 80 लाख 90 लाख, 1 करोड़ 70 लाख, पूरा 1 करोड़ 70 लाख रुपया एग्जम्पशन कैलकुलेशन में कंसिडर होगा। पर ये जीवन में एक ही बार हो सकता है। तो अगर मैंने 23 में ऑप्शन अपना लिया, अब अगले साल वापस मैंने एक पुराना मकान बेचा, हर साल बेच सकता हूं मकान, हर साल खरीद सकता हूं। अबे ऐसा थोड़ी ना कोई लॉ है बार बार। फिर पुराना मकान बेचा, 1 करोड़ रुपए कमाए, और वो मकान के लिए इन्वेस्टमेंट मैंने 60 लाख 50 लाख के 2 मकान और ले लिए वापस। तो अब अगले साल मेरे को ये 2 मकान वाले इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, एक ही बार होता है ये चीज। वो भी कब? जब कैपिटल गेन ज्यादा नहीं है। तो इसलिए यहां पे इन्वेस्टमेंट कहां करना है? रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। कितने नंबर, वो नंबर पे भी खेलना पड़ेगा। ईदर 1 और 2 डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स। बोलो सब, कंक्लूड करो इस कानून को, जल्दी से बताइए कहां इन्वेस्टमेंट करना है? ठीक है, इन इंडिया। अगली बात, कितने कितने मतलब वो नंबर कितना है मेरे सामने, डिपेंड कर रहा है पहला ऑप्शन। अगर कैपिटल गेन, तो बोलो 2 करोड़ से ज्यादा है तो वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है
एट ऑप्शन ऑफ एसएससी वंस इन ए लाइफ। क्लियर है? इससे याद आया, मुझे एक कानून पहले जीवन में पढ़ा था, ग्रेच्युटी के एग्जामिशन में बार बार ले सकता हूं कि जीवन में एक ही बार मिलता है? यार फिर तुम, यार क्या आदत हो तुम्हारी यार। ग्रेच्युटी के लिए मैंने 3 नोट लिखाए थे, नोट 1, नोट 2, नोट 3। वहां पे मैंने क्या कहा था, मेरा एम्प्लॉयर अगर ग्रेच्युटी देता है तो मैं बार बार एग्जामिशन ले सकता हूं, बस एक बात ध्यान रखनी है, जितना एग्जामिशन पहले ले चुका हूं वो 20-20 लाख से रिड्यूस करते हैं। ये है कानून। ये शायद तीसरा नोट था, मेरे को याद है। दूसरा नोट वो था, एक ही साल में अगर 2, 3, 4 लोगों से मिल जाए तो भी वो नंबर 20 लाख ही रहेगा। 2 नोट तो यही थे। और एक नोट के रूप में लिखाया था, नहीं लिखाया था, एक पॉइंट ये भी था कि ग्रेच्युटी का एग्जामिशन तभी मिलेगा जब वो पैसा मैंने रिटायरमेंट के बाद ली। चलती हुई नौकरी में ग्रेच्युटी का पैसा लूंगा तो फुल्ली टैक्सेबल। खैर, कहां से मैं कहां पहुंच गया, वो ऑप्शन वाला चीज था ना, इसलिए दिमाग में बात आ गई। चलिए अब फटाफट से लिखते हैं न्यू एसेट। इसमें पहला पॉइंट, इफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। बताइए इन्वेस्टमेंट कहां करना है? डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ में आंसर है 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया एट ऑप्शन ऑफ एसएससी। अरे ऐसा नहीं बोला कि 2 में करना ही है यार, मैं एक ही मकान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं उनको तो बोलो। पर अगर मान लो एक मकान में पैसा कमाया और 2 मकान में इन्वेस्टमेंट कर दिया, हो सकता है ना पिताजी का मकान बेचा और फिर 2 भाइयों ने अलग अलग अपना अपना मकान ले लिया। बोलो सब। हाँ, 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया एट ऑप्शन ऑफ एसएससी वंस इन लाइफ टाइम। और अगर कैपिटल गेन एक्सीड 2 करोड़ हो जाए तो? हाँ जी, नहीं एक तो हमेशा ही एग्जामिशन के लायक है ही ना। अरे 2 का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 2 में इन्वेस्टमेंट करूं तो दोनों इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करके एग्जामिशन दे देंगे, और अगर 2 वाला ऑप्शन नहीं भी है तो एक का तो इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना ही है ना। अरे समझ आ गया ना, लॉ कह रहा है कि भैया अगर आपने 2 मकानों में इन्वेस्टमेंट करा तो हम तो एक ही का कंसिडर करेंगे, 2 करोड़ से ज्यादा कमाए तो, 2 करोड़ या उससे कम कमाए तो हम दोनों कंसिडर करेंगे, पर वो केवल जीवन में एक बार करेंगे। तो अगर अगली बार भी आपने 2 मकानों में इन्वेस्टमेंट करा है 2 करोड़ से कम कमाकर, तो हम एक का इन्वेस्टमेंट तो कंसिडर फिर भी करेंगे ही करेंगे, एग्जामिशन तो देंगे आपको, पर इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 1 हाउस। हो गया? 4 बातें हो गई, मेन बातें तो पूरी हो गई मतलब।
तो 54 का एग्जामिशन लेने के लिए पहली बात मुझे इंडिविजुअल एचयूएफ होना है, दूसरी बात रेसिडेंशियल हाउस बेचना है, ट्रांसफर करना है। बोलता हूं बेचना तो अलग बात हो जाती है ना, ट्रांसफर तो बहुत कुछ हो सकता है। कुछ याद है? अब मान लो मेरा रेसिडेंशियल हाउस मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो भी ट्रांसफर तो हुआ है, गेन तो आया है, वापस से 54 का एग्जामिशन मिल सकता है। ट्रांसफर से गेन कमाना है, ऐसा तो बोला नहीं कि ट्रांसफर इसी तरीके से करना है। अब समझ में आता है नहीं आता है? ये बड़ी बेकार बातें, क्योंकि एमसीक्यू में ना ये ऐसी एक एक ट्रिक डाल देते हैं बच्चों को उलझाने के लिए। ऐसा लिख देंगे कि एसएससी का ना मकान कंपलसरी एक्वायर हो गया। भैया गेन तो भी होगा, कंपलसरी एक्विजिशन इज ऑल्सो ए ट्रांसफर। फिर वो एसएससी ने कंपलसरी एक्विजिशन हो गया तो गेन तो कमाया ना मैंने। फिर मैंने नया मकान ले लिया, पुराना मकान सरकार ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, मैंने गेन कमा लिया, मैंने नया मकान वापस ले लिया, तो 54 तो मिलेगा ना, बिकॉज मैंने तो सारे क्राइटेरिया पूरा करे ना आपके। अभी तो अपन ने बड़ा जोश में कह दिया हाँ जैसे तो बहुत दिमाग चल रहा है मेरा, फिर एग्जाम में वो छोटी सी एक लाइन से क्वेश्चन तो इजी था, पर वो अरे यार ये तो क्या चीज दे दी रे यार, मैंने तो ये क्या कर दिया, राम जी ने क्या दे दिया इन्होंने। इसलिए अभी ना पेपर पैटर्न जो भी सब्जेक्ट का हो आपका, वो इतना मतलब सब्जेक्टिव की बात मैं नहीं करता हूं अभी, बाकी 30 नंबर तो आपके हमेशा मान के चलो कि खतरे में रहेंगे। और वो भी बात है कि आप बोले 1000 करके चले जाओ ना क्वेश्चन, तो 1 सेकंड नहीं लगता, एक लाइन चेंज कर दी सारा क्वेश्चन में चेंज कर सकता हूं। आपने रटा हुआ है एज इट इज सॉल्यूशन, मैं 1-2 लाइनें चेंज कर दूंगा, पूरा आंसर चेंज है, जब बोले आपने पूरा एज इट इज छाप दिया। वो देखो ना, वो सब्जेक्टिव में देखा मैंने, उसमें वो डॉटर सिस्टर का कौन सा था, 48 लग ही नहीं रहा था, वो रीजन, अबे वो अनरीजनेबल वाला सेक्शन लग ही नहीं रहा था उस क्वेश्चन में। वो एक छोटा सा वो रिश्तेदारी नहीं थी, 48 बीएनपी में पढ़ा था, रिलेटिव के साथ अगर मैं कोई पेमेंट करता हूं और अनरीजनेबल है तो खर्चा क्या हो जाता है, डिसअलाउड। पर वो पेमेंट रिलेटिव को तो हो। अब बच्चा इतना दिमाग का लगाता है यार, भाई बहन ऐसा लग रहा था ठीक है जो भी है, पर वहां पे भाई बहन शायद रिलेटिव थे ही नहीं, वहां पे थे शायद स्पाउस, चिल्ड्रन और लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट। 48 के रिलेटिव की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। तो ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं वो पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा, बार बार आपको देखना है उस लाइनों में लिखा क्या है, इसमें क्या है जरूरत मेरे को। हाँ पता नहीं सब्जेक्ट को कैसे या हल्का कैसे ले सकते हो किसी भी चीज को, बाकी आपके लिए तो मजाक है, खैर छोड़ो। पिछले जन्म में तो आप देवताओं के गुरु थे, गुरु बृहस्पति, बृहस्पति है ना उनके गुरु, तो दानवों के शुक्राचार्य ना। अब खैर 4 बातें हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने। अब अगला बात आता है इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूं वो मकान में कर रहा हूं, रेसिडेंशियल हाउस में कर रहा हूं, कितने समय तक इन्वेस्टमेंट करना है, टाइम लिमिट। अबे टाइम लिमिट भी ध्यान रखनी है। अब मकान में इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करूंगा, या तो बना बनाया खरीद लेता हूं, परचेज कर लेता हूं, या कंस्ट्रक्ट करवा लेता हूं। तो 2 टाइम लिमिट बना रहा हूं, परचेज कर रहा हूं तो कब तक, कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूं तो कब तक। परचेज का टाइम लिमिट सुन लीजिए भैया, पुराना मकान ट्रांसफर करने के 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर कभी भी कर सकता हूं। क्या बोला मैंने? अब ये बोलने में तो सब बोल लेंगे, पर सोचना भी है थोड़ा सा। मतलब पुराना मकान बेचने से पहले अगर मैं नया मकान ले लूं, ऐसा हो सकता है ना, जैसे मेरे दिमाग में है कि यार एक नया मकान लेना पड़ेगा, मकान पुराना छोटा पड़ता है, ऐसे ही होता है और क्या है। तो अगर मैं पुराना मकान बेच के नया मकान लेता हूं तो कुछ समय शायद किराए पे रहना पड़ जाए। बोलो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुराना मकान बेचने का एग्रीमेंट तो कर लेते हैं, तो मैंने बेचने बात कर ली कि भैया बेच रहा हूं, पर मैंने उसको बोला कि यार ये नया मकान जब ले लूंगा तब तेरे को दूंगा। तो हो सकता है कि नया मकान पहले लूं, फिर पुराना बेचूं और फिर नए में शिफ्ट हो जाऊं।
तो इसलिए दोनों टाइम लिमिट दिए उन्होंने, पहले भी ले सकता हूं बाद में भी ले सकता हूं, पहले कब तक और बाद में कब तक, इसलिए टाइम लिमिट ये पूरा स्लैब बनेगा 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर, पुराने के ट्रांसफर से गिनना, पुराने के ट्रांसफर से। और दूसरा है अगर बाय चांस कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूं मकान, नया बनवा रहा हूं, तो कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स। क्या बोला मैंने? वही फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड, पुराने के ट्रांसफर से 3 साल के अंदर मकान बन के तैयार हो जाना चाहिए। क्या बोला, समझ में आ गया? मकान बन के तैयार। अब दिमाग से बात करते हैं। मानो पुराना मकान बेचने के बाद मैं नया मकान बनवा रहा हूं, काफी बड़ा है, कंस्ट्रक्शन काफी आलीशान करवा रहा हूं, टाइम लगेगा 4-5 साल बनने में। अब इन्होंने तो बोला 3 साल में तैयार हो जाना चाहिए, तो मैं क्या करूं? क्या बोला है? 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टार्ट का कोई टाइम बोला क्या इन्होंने? तो मेरे को दिमाग में प्लानिंग रखनी है। अगर लगता है कि 4-5 साल लग जाएंगे तो पुराना ट्रांसफर करने के पहले स्टार्ट करा लो, और फिर जब लग रहा है कि आने वाले 2-1 साल में मकान बनने वाला है तो फिर पुराना बेच दूंगा, नए में शिफ्ट हो जाएंगे, कंप्लीट तो हो जाएगा 3 साल के अंदर। ठीक है ना? तो ये ऐसा शायद एग्जाम में ना उलझाए, पर हाँ लॉजिक तो यही कहता है कानून। तो टाइम लिमिट आपके सामने दोनों हो गए। तो लिखिए अब अगला पॉइंट नंबर 5। बोलो परचेज का टाइम लिमिट। कंस्ट्रक्ट का बता दो। मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years। अब 5 बातें हो गई साहब। ये सारी बातें अगर मैंने पूरी कर दी, पांचों की पांचों, तो अब पक्का है एग्जामिशन मिलेगी मेरे को। क्लियर है? तो इसलिए छठा पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ एग्जामिशन, कितने रुपए की मिल जाएगी। सुन लेना पहले, अगर ये पांचों बातें ही पूरी नहीं हुई तो अमाउंट ऑफ एग्जामिशन शून्य है। अमाउंट्स में आने के लिए पांचों बातें में करेक्ट वो राइट निशान आना चाहिए। आ गया सबको समझ में? अब एग्जामिशन बहुत सीधी है, मैं फॉर्मूले में लिख देता हूं, फिर आप समझाना मेरे को कि मैं क्या लिखना चाहता हूं। एग्जामिशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ऑफ ओल्ड एसेट और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट whichever इज लोअर। यह है एग्जामिशन का नंबर। बताओ सरकार क्या चाहती है मुझसे? मैं ऑप्शन देता हूं, जितने पैसे मेरे पास आए सारे पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो ही पूरा एग्जामिशन मिलेगा, ऑप्शन 1। जितने पैसे मैंने कमाए उतने इन्वेस्ट करूंगा तो पूरा एग्जामिशन मिलेगा। आधे लोगों ने तो शब्दों पे ध्यान नहीं दिया है। सीए क्या करोगे तुम? दोनों शब्द अलग अलग बोले मैं, और दोनों शब्दों का इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग है। वापस से बोलूं, जितने पैसे आए सारे इन्वेस्ट करूंगा तो पूरी कमाई एग्जेम्प्ट होगी, या जितने पैसे कमाए उतने इन्वेस्ट कर दूंगा तो पूरी कमाई एग्जेम्प्ट हो जाएगी? क्या सही है इसमें से? आए और कमाए में क्या फर्क है? चलो बताओ।
जब मैं आय की बात कर रहा हूं तो मैं किस नंबर पे खड़ा हूं? आय और कमाए। आय मतलब सेल प्राइस की बातें चल रही है। हो सकता है मैंने मकान 5 करोड़ में बेचा है, दैट इज नॉट माई इनकम। कैपिटल गेन तो 5 करोड़ से कम ही आएगा, वैसे मैं कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट घटाऊंगा। तो 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात चल रही है कि मान लो 5 करोड़ में मकान बेच के 1 करोड़ रुपए कमाए। 1 करोड़ की बात चल रही है। सरकार नहीं बोल रही सारा पैसा लगा दो, केवल कमाई जितना भी इन्वेस्ट कर दोगे हम आपका पूरा पैसा एग्जेम्प्ट कर देंगे, दोनों में से कम। तो अगर मैंने कमाए 1 करोड़, इन्वेस्ट भी 1 करोड़ करे तो 1 करोड़ एग्जेम्प्ट, कमाए 1 करोड़, इन्वेस्ट 1.5 करोड़ करे तो भी 1 करोड़ एग्जेम्प्ट। इससे ज्यादा तो दे नहीं सकते हम आपको, विच एवर इज लेस। कमाए 1 करोड़ और इन्वेस्टमेंट 60 लाख ही करा तो हम आपको अब एग्जामेशन 60 लाख की देंगे, 40 पे टैक्स लेंगे भैया आपसे। तो कमाई जितना इन्वेस्टमेंट चाहती है सरकार मात्र। समझ आया? मतलब मैं अपने पास 4.5 करोड़ 4 करोड़ रुपए रख सकता हूं तो भी पैसे की जरूरत में भी मकान बिकता है। कभी कभी पैसे की जरूरत है भाई, पैसे की जरूरत है, मकान बेच दिया 5 करोड़ में, 1 करोड़ रुपए कमाए थे तो टैक्स तो 1 करोड़ में देना था मेरे को। अब 1 करोड़ का टैक्स बचाने के लिए नया मकान एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी ले लूंगा 1 करोड़ की, एग्जाम्प्ट करा लूंगा, बाकी के 4 करोड़ रुपए अभी भी मैं अपने पास रख के खर्च कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं कि मेरे को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, इससे लिक्विडिटी भी मैनेज हो सकती है, टैक्स भी नहीं दूंगा। हाँ, अब अगर वो पूरे 5 के 5 करोड़ ही घर पे चाहिए तब तो फिर 1 करोड़ पे टैक्स दो, दूसरा ऑप्शन तो यही है। अब तो ये ऑप्शन बचा ना, क्योंकि फिर मैं अगर पूरे 5 करोड़ रुपए घर पे लेना चाहता हूँ, किसी जरूरत है मेरे को जैसे पैसे की, तो फिर तो 1 करोड़ रुपए पूरे के पूरे अब टैक्सेबल ही हो जाएंगे, एग्जाम्पशन तो मिल नहीं सकती बिकॉज मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो 1 करोड़ पे टैक्स दे दो, निपट लो, और क्या, 12.5% ही तो टैक्स। 1 करोड़ का 12.5% भी 12.5 लाख होता। मैं 12.5 लाख रुपए देना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, मैं तो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, कम से कम मकान का मकान बन जाएगा, वो भी उसकी भी कीमत धीरे धीरे और बढ़ेगी। सही, सरकार को क्यों दूं 12.5 लाख, वो तो पूरे जीरो हो जाएंगे ना, फिर मोदी जी प्रचार में खर्च कर देंगे मेरे पैसे। चलिए, तो ये छठा पॉइंट आपके सामने, ये भी इंपॉर्टेंट है ना लॉजिक के। 6 बातें तो खत्म, एक पूरा हिस्सा खत्म हो गया, एग्जामिशन मिल चुकी है, 54 की एग्जामिशन का अमाउंट भी आ चुका है। अब क्या बोला था 7वां 8वां पॉइंट, एग्जामिशन मिलने के बाद क्या छीन सकते हो वापस ये एग्जामिशन? बोलो। और उसके बाद फिर अगर छीन लोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? छीनने से याद आया, कुछ तो ऐसा गड़बड़ करा होगा जिसके कारण उनको दुख हो गया है। गवर्नमेंट ने एग्जामिशन दे दी मुझे, मैंने क्लेम कर ली, उसके बाद मैंने कुछ तो ऐसा गड़बड़ काम किया होगा जिसके कारण वो चढ़ गए होंगे, तभी छीनेंगे एग्जामिशन। बोलो। तो वो सिंपल है, उनको चिढ़ बस एक ही चीज से है, लॉक इन पीरियड है 3 साल का। क्या बोला मैंने अभी? ये तो शायद आपका सुना सुना वर्ड होगा, क्या है इस लाइन का मतलब बता दो। अब ये जो नया मकान मैंने इन्वेस्ट करा ना, इसको 3 साल तक वापस से ट्रांसफर करना नहीं है, 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करना। अगर कर दिया तो एग्जामिशन विड्रॉ कर ली जाएगी। एक ही कारण है बस, इसको अब यूं नहीं कि बार 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 ये क्या चल रहा है आपका, बेचा खरीदा, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो कम से कम 3 साल तो बैठो, लॉक इन है, आया ना? और अगर 3 साल से पहले बेच भी दिया तो कोई बात नहीं, हम छीन लेंगे एग्जामिशन जो दे रखी थी आप, जेल में तो नहीं डालेंगे, उसका तो कुछ है नहीं। अबे बोलो। तो विड्रॉ ऑफ एग्जामिशन का कारण हो गया आपके सामने, इफ न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर। अब ऐसे बोलो सब, आवाज ही नहीं आती है, लिखो भाई।
गया, फाइनल आंसर, फाइनल पॉइंट आ गया। ये क्या 7वां पॉइंट क्या बता रहा है, एग्जामिशन छीनेंगे कब, कारण बता रहा है मेरे को। 8वां पॉइंट है मेरे सामने, इफेक्ट ऑफ विड्रॉल। क्या मतलब वो 8वें का, एग्जामिशन छीनने से क्या करोगे, वापस से टैक्स वैक्स लोगे मेरे से, क्या करोगे क्या आप मेरे साथ, ध्यान से सुनिए। अगर एग्जामिशन छीन ली तो जितना एग्जामिशन छीनेंगे वो नई एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर दी जाएगी। क्या बोला मैंने अभी, अब इससे क्या हो जाएगा, अब क्योंकि मेरी नई एसेट की कॉस्ट कम कर दी इन्होंने, अबे कम कर दी ना, तो जब नई का गेन निकलेगा, क्योंकि नई बिकी है तो उसमें भी तो गेन आएगा, उसका गेन ऑटोमेटिकली क्या आ जाए। तो जो पुराना हो गया वो तो छेड़खानी नहीं हो सकती, वो तो होना था जो हो गया, क्योंकि अलग अलग साल की घटनाएं हो सकती ना यार। 24-25 में तो मैंने एग्जामिशन ले ली और सब कुछ कर दिया, फिर अगले साल मकान 25-26 में बेच दिया, तो 24-25 का रिटर्न भर गया, 24-25 का हिसाब हो गया, उसको तो छेड़ नहीं सकते। 25-26 में क्या करेंगे, नए का भी तो गेन निकलेगा, नहीं बेचोगे तो वापस उसकी कॉस्ट कम कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसका गेन हो गया काम कर। इफेक्ट ऑफ विड्रॉल है, अमाउंट ऑफ एग्जामिशन विड्रॉ reduce from COA of new asset, reduce from COA of new asset। क्या लिखा नहीं गया, अब लिख लिया। तो नहीं तो मतलब प्रीवियस ओनर ने 54 की एग्जामिशन ली, असेट अपने बेटे को दे दी, यही हुआ ना। और फिर बेटे ने क्या करा, बेच दिया असेट। ट्रांसफर 47 को तो ट्रांसफर ही नहीं मानते ना यार, उसका क्या काम पड़ रहा है। अभी पिताजी ने एसेट एग्जामिशन ली, एग्जामिशन लेकर फिर बेटे के पास चली गई, मान लो पिताजी की डेथ ही होगी मकान लेने के 6 महीने में, तो फिर तो वो ट्रांसफर ही नहीं है ना, इनहेरिटेंस को तो ट्रांसफर ही नहीं मानते, फिर तो कंडीशन ब्रीच ही कहां हो रही। तो फिर इफेक्ट ऑफ विड्रॉल क्या सोचना, फिर तो विड्रॉ होगी नहीं ना कुछ एग्जामिशन, फिर तो एसेट अब बेटे के पास चली जाएगी, फिर तो बेटा अलग ऐसे ही है, बात ही खत्म हो जाएगी। खैर एग्जाम के लिए लॉजिकल नहीं है, जिसको आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो अपन तो वैसे ही जीवन में क्या सोचते हैं इतना। ये समझो तुम, ये समझना एग्जाम में काम आएगा अभी। क्या लिखा है अब इन्होंने, बड़ी बात, अगर मैं नए रेसिडेंशियल हाउस में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, हाउस के साथ फिर ब्रैकेट में एस क्यों लगा दिया, क्योंकि मैं एक में भी और 2 में भी लगा सकता हूं ना, इसलिए वो वर्डिंग ऐसी। अगर मेरा नए मकान में इन्वेस्टमेंट, हाउस या हाउसेज में कितने से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करा मैंने, कितने से ज्यादा का, नंबर का ध्यान रख लेना।
तो 10 करोड़ से ज्यादा का जितना इन्वेस्टमेंट करा उसको कंसिडर नहीं करेंगे एग्जम्पशन निकालने के लिए। मतलब मैंने अगर 12 करोड़ रुपए कमाए और 12 करोड़ का नया मकान ले लिया, तो लिया 12 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा कमाए। सोचो, एक मकान में 12 करोड़ वापस लगा दिए तो पूरे 12 करोड़ एग्जाम कर देगी क्या सरकार? नहीं, नहीं। 10 से ज्यादा तो एग्जामिशन के लिए इन्वेस्टमेंट कंसिडर ही नहीं होगा, तो फिर मानेंगे नया मकान है ही 10 करोड़ का। तो कैपिटल गेन और कॉस्ट विच एवर इज लेस। मैंने कमाए कितने? 12। इन्वेस्ट कितने करे? करे तो 12, पर लॉ कितने मान रहा है? क्योंकि वो 10 से ऊपर को इग्नोर कर रहा है, तो एग्जामिशन इज इक्वल टू 10 करोड़। इसका नेट सार क्या हुआ? मैक्सिमम एग्जामिशन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं आएगी। नेट आंसर ये बैठा ना, मैक्सिमम एग्जामिशन 10 करोड़ से ज्यादा इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो अब नीचे नोट करके लिख दो। तुमने टैक्स की कॉपी नहीं बनाई क्या? ये टैक्स की कॉपी है, तो तुमने क्या 50-50 पन्ने की कॉपी बना दी थी क्या? इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई यार? अभी तो बहुत चैप्टर बाकी है। भैया जीएसटी की जब बनाओ तो कंजूसी वाली मत बनाना। मुझे लग रहा है कि 50 पन्नों के नोट से क्या टाइम लगेगा उसको। भैया पूरा मॉड्यूल है ये, आपको पता है मैंने करा क्या आपके लिए? मॉड्यूल पढ़ के नोट्स बनाने की जगह मैंने आपका काम कर दिया है, मॉड्यूल पढ़ा दिया और उसके नोट्स बनवा दिए। अब आपको बस उसको बार बार क्या करना है? रिवाइज ही करना है। आधा काम करवा दिया मैंने आप। और एक और चीज है, बार बार बच्चा मेरे से पूछता रहता है मॉड्यूल में से कुछ पढ़ना है क्या? जवाब है कुछ नहीं पढ़ना है। मॉड्यूल पढ़ लिया ये, फिर वापस से मॉड्यूल को क्या पढ़ के करना है? अभी पढ़ाया फिर लिखवाया फिर वापस से पढ़ के क्या डबल डबल क्या करो? तो कुछ नहीं करना है, कॉपी पढ़नी है। मॉड्यूल से क्या करना है फिर बाद में? सारे क्वेश्चन कर रहे हैं मॉड्यूल। अब मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल वो करना है। चलिए समझ लेते हैं जो कहना कह रहे हैं, वैसे तो समझ ही गए होंगे। आइए, केस 1, कितने रुपए कमाए? नया मकान कितने का ले लिया? कितने कंसिडर करेंगे? नहीं, इन्वेस्टमेंट कंसिडर कितना करेंगे? 10 करोड़। और एग्जामिशन कितने की मिल जाएगी? 7 और 10 विच एवर इज लेस। आ गया? सेम ऐसे ही है सारे के सारे। कमाए कितने? इन्वेस्ट कितने कर दिए? कंसिडर कितने करेंगे? 12 और 10 विच एवर इज। आ गया सबको यूज करना? कमाए कितने? इन्वेस्ट कितने करे? कंसिडर कितने करेंगे? एग्जामिशन 11 और 9 विच एवर इज लेस। लास्ट भी आ ही जाएगा वो। तो हो गया सबका? चलिए अब देख लो, मैं ये जैसे ये इलिस्ट्रेशन है, जब आप पढ़ रहे हो वापस से जैसे कैपिटल गेन, तो ये मॉड्यूल का इलिस्ट्रेशन तो सारी होनी चाहिए। मैंने सारे नहीं करवाए, और वैसे भी मैंने जो करवाया नहीं करवाया, आपको तो एक बार सब करना ही है। आइए 22 पे आ जाइए। हरी has acquired a residential house property in Delhi on 1 April 2001 for rupees 10 lakh and decided to sell the same on 3 May 2003 to Miss Pari and an advance of 25,000 was taken from her। एक और बार मैं आपको ना क्वेश्चन करते वक्त ना ये भी बताता हूं कि ये क्वेश्चन भी अपने आप में मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है। मैं क्वेश्चन केवल यूं नहीं कि भैया ठीक है कर रहा हूं मैं। मानिए कि मैंने पूरा कैपिटल गेन के कानून पढ़ लिए हैं, और जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं तो हर बार जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं मेरा रिवीजन होता है।
अभी जैसे सैलरी के कानून अगर मेरे को एक बार रिवाइज करना है तो मैंने 10 बार बोला, मैं सैलरी के एक बार पन्ने पलटे सारे के सारे, अब क्वेश्चन उठा लिया मैंने कोई भी। जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो मैं कैसे रिवाइज करूंगा चीजों को, क्वेश्चन अपने आप में रिवीजन होता है। तो अभी जैसे मैंने ऊपर की पहली लाइन पढ़ी तो मेरे दिमाग में आ गया ये पढ़कर कि भैया ये 25,000 का एडवांस लिया है, एक 10 लाख रुपए का सीओए है। बैलेंस मनी वाज नॉट पेड बाय परी एंड हरी वाज फोरफिटेड द एंटायर एडवांस सम। सेक्शन 51 लग गया यहां तक की लाइन। अब ये पढ़ते पढ़ते आपको रिवीजन करना है, यहां तक भी सेक्शन 51 लग गया। 14G14 से पहले का एडवांस खाया है, 1414 से पहले एडवांस खाया हुआ है। ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट से रिड्यूस होगा। आगे, ऑन 3 जून 2024 ही सोल्ड दिस हाउस टू मिस्टर सूरी फॉर 55 लाख। इन द मीन टाइम ऑन 4 अप्रैल 24 ही had purchased a residential house in Delhi for 8 lakh where he was staying with his family on rent for the last 5 years and paid the full amount as per the purchase agreement. However, he does not possess any legal title till 31 March 25 as such transfer was not registered with the registry authority. कुल मिला के आगे क्या करा मैंने, 55 लाख रुपए में मैंने मकान बेच दिया सूरी को, 3 जून 24 को बोला, यानी पुराने लॉ के समय 3 जून 24 को बेचा है, पुराना लॉ है, इंडेक्सेशन होगा। बोलो। और ये पुराना मकान जो बेचा मैंने, उसके बाद मैंने एक नया मकान दिल्ली का 8 लाख रुपए में ले लिया है, जिसमें मैं अपने परिवार के साथ ही रहता हूं और 31 मार्च 25 तक अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। देखो सीधी सी बात है, मकान खरीदने का बोले, रजिस्ट्री कराने का बोले क्या ये? अभी तक भले रजिस्ट्री नहीं हुई, साल के एंड तक देखो रजिस्ट्री नहीं हुई है मेरी, मैंने खरीद तो लिया ना। और वैसे भी खरीदने का टाइम लिमिट तो 2 साल, कितना दिया, बहुत समय दिया मेरे को तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। हरी हैज परचेज अनदर होल्ड हाउस इन चेन्नई ऑन 14 अक्टूबर 24 फ्रॉम मिस्टर एक्स, एन इंडियन रेसिडेंट वाज पेइंग 5 लाख एंड परचेज वर रजिस्टर्ड विद द अप्रूव्ड अथॉरिटी। एक और मकान ले लिया, 2 मकान ले लिए, मतलब एक मकान बेच के 2 मकान लिए मैंने। अब आपको क्या निकालना है, टैक्सेबल कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ हरी। सिंपल है कैलकुलेशन। तो अब कौन सा गेन निकाल लूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेचर देख लिया होगा आपने सबने, अब तो नेचर समझाने की जरूरत ही क्या है। 2001 में खरीदा है, 24 में बेचा है, बोलो सब। तो क्या शुरुआत होती है एलटीसीजी का फॉर्मेट, बोलो अब। सेल कंसिडरेशन कितने बेचा है, ये 55 लाख रुपए आ गए। सीओए बताओ, नहीं है, 9,75,000। फिर मैंने समझाया तो मतलब क्या निकलेगा, सीओए है 9,75,000। कैसा है 9,75? 25,000 वो सीओ से घटा दिया मैंने, तो 9,75,000 का इंडेक्सेशन कर लूंगा। 363/100, 2001-2 का नंबर आ गया। ये गेन आ जाएगा, गेन निकालना तो आपको आता ही है, गेन निकल गया पहले तो, आ गया गेन। अब इन्वेस्टमेंट करा है मकान में, 2 मकानों में इन्वेस्टमेंट करा है, तो दिमाग अपने आप चल रहा है। मैंने मकान बेच के मकान खरीदा है, तो कौन सा एग्जाम्पशन मिलेगा, 54 का। अपने आप ही क्वेश्चन ही देख के पता लग रहा है ना ये तो अब कितने मकान में इन्वेस्टमेंट करा है, 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है क्या दिमाग में मेरे, दोनों मकानों का इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगा कि एक का होगा? दोनों का होगा, क्योंकि गेन 2 करोड़ से तो कमी है, कमी है ना 2 करोड़ से, तो दोनों मकानों का इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगा। तो एक में कितना इन्वेस्टमेंट करा, एक में कितना करा, दोनों इन्वेस्टमेंट समय रहते करें, देख लो, ये भी देख लेना डेट, टाइम में इन्वेस्टमेंट की है 2 साल के अंदर अंदर है, 2 साल के अंदर ही। तो इसलिए 13 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कमाई 19 लाख कुछ है और इन्वेस्टमेंट 13 लाख कुछ है, तो दोनों में से कम 13 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएंगे 54 में, बोलो ना। बचे हुए 6,60,000 रुपए क्या दे दिया जाएगा, टैक्स, बस। अबे बोलो, अबे राघव बिरला इधर साइड हट, तू राघव बिरला नहीं, तू वाला साइड है, राघव बिरला से बात करनी। कल तो तू आया नहीं था, कल का क्या करा तूने, कल का तू आज कवर कर लेगा, फिर आज का कब करेगा भाई? तू कल आया नहीं तो कल की वीडियो क्यों नहीं देखी? ये तो पूरी पब्लिक में पड़ी तेरी वीडियो वाली, तो
यार तू छुट्टियां बहुत लेता है, फिर यूं उठा के आ जाता, मुंह उठा के बस सीधी। बाहर गया था 1 दिन के लिए केवल? तो भी तू सामने तो देख भाई, वो तो वो देख रहा है। ट्वेंटी 3 पे आ जाओ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय एक्स एंड वाई फॉर द पी वाई 24, 25। दो अलग अलग लोग हैं, ये दोनों अपनी अपनी बता रहे ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले बोल रहे हैं कि मुंबई में एक मकान है, भेज दिया इन्होंने। एक ने 2 करोड़ 30 लाख में बेचा और एक ने 9 करोड़ 80 लाख में बेचा, 15 जून 2024 को। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 2 करोड़ 55 लाख रुपए और 2 करोड़ 55 लाख रुपए और 10 करोड़ रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 96, 97 में खरीदा है मकान दोनों ने। ये रेट बढ़ती है बाकी, वो 1401 की कानून लग जाएगा, 401 से पहले का मकान है। 1401 की एफएमवी देख लो दोनों की। ज्यादा को कॉस्ट मानना है कुल मिला के। इंप्रूवमेंट 2002-3 में करवाया है, कंसिडर करना है। ट्रांसफर के खर्चे सेल प्राइस में से लेस हो जाते हैं। ठीक है, ये तो पुराना सारा डेटा से गेन आ जाएगा दोनों का, इजी है तो काम है। इसके बाद दोनों ने 2-2 मकान लिए हैं। देखो, एक तो कोचीन में लिया है मकान और एक वापस कहां पे लिया है, मुंबई में। 1 दिसंबर 24 को और 10 जुलाई 25 को, समय रहते ही लिया है। पुराने के ट्रांसफर से 2-2 साल के अंदर ही है। दोनों ने 2-2 मकान ले लिए। अब क्वेश्चन आपको बताइए किसके हिसाब से है। एक का गेन 2 करोड़ के अंदर आएगा और एक का गेन 2 करोड़ के ज्यादा आएगा, तो जिसका कम आएगा वो तो दोनों को कंसिडर कर लेगा और जिसका ज्यादा आएगा वो एक को करेगा। क्वेश्चन इसी हिसाब से बना हुआ है। तो गेन निकाल लेंगे पहले, तो आ ही जाएगा यार, क्या निकालेंगे अब इसकी। ये दिख रहा है आपको, सेल प्राइस कितनी है, 2 करोड़, और ट्रांसफर के दिन की स्टाम्प वैल्यू दी हुई है। कौन सा सेक्शन लग रहा है, क्या कहता है, 85। 110 से ज्यादा है तो स्टाम्प वैल्यू को सेल प्राइस बनाएंगे। 2 करोड़ 30 लाख का 110% करो, है 2 करोड़ 53 लाख रुपए और 2 करोड़ 55 तो ज्यादा ही है। इसी तरह से 9 करोड़ 80 लाख का 110 करो, नहीं है 110 से ज्यादा नहीं है 10 करोड़। तो देख लो, एक्स के लिए तो सेल प्राइस ये बनेगा और वाई के लिए यही बनेगा। एक्स पे 85 लग रहा है और वाई पे 85 नहीं लग रहा है। क्लियर है, ये आ गया दोनों के। ट्रांसफर के खर्चे दे रखे थे नीचे, आगे नेट सेल प्राइस। इसके बाद तो क्या है, ट्रांसफर की डेट आपने देख ही ली होगी, 15 जून 24 से पुराना लॉ लग रहा है, तो लॉन्ग नेचर है तो इंडेक्स कॉस्ट घटा देंगे। कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक्स के लिए मकान की कॉस्ट 9 लाख है, 9 लाख का इंडेक्सेशन कर लेंगे। इसके लिए कॉस्ट 2 करोड़ 10 लाख है, इंडेक्सेशन कर लेंगे। तो इंडेक्सेशन करने में तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, ये आ गया इसका इंडेक्स कॉस्ट, ये आ गया इसका इंडेक्स। अरे ये तो आता है, क्या सिखाऊंगा अब, पक्का आता है ना ये तो करना। इंप्रूवमेंट करवाया दोनों ने, वो भी इंडेक्स करके मैनेज कर देंगे। एरिया 2002-3 में करवाया ना इंप्रूवमेंट, ये दोनों का गेन आ जाएगा भैया। एक का 2 करोड़ 20 लाख का गेन आ रहा है और एक का 44 लाख का ही आ रहा है। तो इसके पास एक ही का ऑप्शन है, इसके पास 2 के ऑप्शन। तो सेकंड वाले ने देखो इन्वेस्टमेंट दोनों में मिलाकर तो बहुत कर दिया, कमाई तो काफी कम है। तो कमाई से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो एग्जाम्पशन कितना मिल जाएगा, पूरा कमाई। तो देखो इसका पूरा ही एग्जाम्प्ट हो गया और नील टैक्सेबल आ गया। अरे एग्जाम्पशन 44,34,286 की लेना, विच एवर इज लेस है, माइनस में मत निकाल देना इनकम। और इसके पास क्या है चक्कर, दोनों का इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं होगा, एक का होगा। तो एक कौन सा चुने, कोचीन वाला कि मुंबई वाला, ये वाला चुनेंगे तो ये फायदा मिलेगा।
अबे 60 लाख वाला इन्वेस्टमेंट कंसिडर करोगे 2 करोड़ वाला? तो 2 करोड़ 2 लाख रुपए इसने भी एग्जाम करा लिए। बोलो, इसका टैक्सेबल है। बोलो क्या क्या? सेम ऐसे ही है अगला भी। खैर तर 54 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आ जाइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसको छोड़ते हैं, इसकी जगह दूसरा देखते हैं। ये आप कर लेना मतलब। देखो फोर्थ वाला देखो एक बार। मिस्टर ए, नहीं ये तो नहीं कर रहे। फिफ्थ वाला देखो, सार्थक। ये वही वाला है क्या जो भी अपने छोड़ा था? जो भी अपने मॉड्यूल छोड़ा वही है क्या? फिर अपने वाले में आ जाता। नाम अलग है। खैर जो भी है तुम इधर से उधर देख ले। Sunil entered into an agreement with Dhaval to sell his residential house located at Navi Mumbai on 16/8/2024 for rupees 80 lakh। नया लॉ लगेगा। सेल प्रोसीड हो गई, 80 लाख में बेचा मकान। 20% अकाउंट पे चेक से एग्रीमेंट के दिन मिल जाएंगे, 60% पोजीशन के दिन मिल जाएंगे, बाकी पैसा टाइटल रजिस्ट्री के दिन मिल जाएगा। तो 80 लाख कैसे मिलेंगे? अब ये डेटा से साफ पता लग रहा है कि 85 का यूज होने वाला है, स्टाम्प वैल्यू आने वाली है। आगे का डेटा पढ़ने से पहले ही पता पड़ गया कि उसी सेक्शन पे जाने वाला है, और मेरे को 2-2 दिनों की स्टाम्प वैल्यू मिलेगी इस क्वेश्चन में। अब देखो इस लेवल पे जब आप पहुंच जाओगे तो आपको अपने आप ही पता पड़ ही जाएगा, क्योंकि ये पूरा डेटा 50C का डेटा है। एग्रीमेंट का दिन और रजिस्ट्रेशन का दिन, अलग अलग दिन का स्टाम्प वैल्यू देंगे, फिर कौन से दिन का यूज करना है, तो आपको पता पड़ गया एग्रीमेंट के दिन का काम आएगा यहाँ पे। क्योंकि देखो कंसिडरेशन का पैसा मुझे अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट से मिल चुका है एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले में। आगे, धवल was handed over the possession of the property on 15/12/24 and the registration process was completed on 14 जनवरी 2025। तो एग्रीमेंट का दिन तो ये रिया, पोजीशन का दिन तो किसी काम का नहीं है। कब्जा देने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, फालतू का डेट है, देखा जाए तो उलझा नहीं देगा मेरे को फालतू में। और एक रजिस्ट्रेशन का दिन ये रिया। वैल्यू डिटरमाइन बाय स्टाम्प वैल्यू अथॉरिटी ऑन 16/8 ये रही और 14 ये रही, दोनों दिन की दे दी मेरे को तो ये वाली काम में लेनी है, ये तो काट दूं। सुनील एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2001 फॉर रुपीज 20 लाख। ये अच्छा सीओ है मेरा, खरीदी थी 20 लाख में मकान। आफ्टर रिकवरिंग द सेल प्रोसीड फ्रॉम धवल ही परचेज अनदर रेसिडेंशियल हाउस फॉर रुपीज 32 लाख। ये बेच के नया ले लिया 32 लाख में, तो साफ दिख रहा है मकान बेच के मकान 54 का एग्जामिशन लेना। बोलो, समय रहते दिया है कि नहीं लिया ये जरूर देख लेना। समय रहते लिया, कुछ नहीं दिया तो चलो अब निकालते हैं गेन। सेल प्राइस बोल दो 80 लाख रुपए, तो ये रही स्टाम्प वैल्यू, ये रही 80 लाख का 110% करो तो 88 लाख, काफी ज्यादा है। तो सेल प्राइस यही बनेगी बेटा, बताओ क्या है सेल प्राइस? ये रही 1,10,00,000 और माइनस इंडेक्स कॉस्ट। यहां पे वैसे टेक्निकली तो 16/8/24 को अगर मकान बिका है तो नया लॉ लग रहा है। हाँ तो आप इंडेक्सेशन बिना करे निकाल दो, या इस डेट को चेंज करो, चलो डेट में चेंज कर देता हूं। 16/8/24 की जगह ना 16/7/24 कर दो, हो जाएगा काम।
डेट चेंज कर दो तो इंडेक्सेशन कर देंगे, ये आएगा इंडेक्सेशन करके तो कमाई होगी 37,40,000। बोलो सब। और 37,40,000 रुपए का कमाई है और इन्वेस्टमेंट कितना करा है मैंने नए मकान में, दोनों में से कम। 32 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, 5,40 पे टैक्स लगेगा। बोलो सब यार। ये भी 16/8/24 वाले ही है, इसमें पर देखो थोड़ा सा डेटा ज्यादा है। ये क्वेश्चन को भी एक बार देखते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज है। बेचा कितने पे, वो 3 दिन का वो दे दिया सेम। देखो स्टैम्प वैल्यू अब 3-3 दिन की दे दी, मेरे को तो ये यूज करनी है केवल। देखो ये फर्जी डेट है, तो बिल्कुल ही नेम ही फर्जी है, पोजीशन देने की डेट तो बिल्कुल काम की नहीं है। 2 डेट में से एक ही डेट की स्टैम्प वैल्यू काम में आती है, या तो एग्रीमेंट का दिन या रजिस्ट्री का दिन, और उसमें से भी ये वाली काम में आ जाएगी। अब देखो मैंने ये सीओ हो गया वापस, 1401 को मकान 30 लाख में लिया। फिर देखो ये पैसा आने के बाद मैंने 2 रेसिडेंशियल हाउस ले लिए इसमें, एक कानपुर में कितने का और एक दिल्ली में कितने का। दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकता हूं बशर्ते गेन 2 करोड़ से 2 करोड़ या उससे कम है। अब देखो आपको क्या निकालना, कैपिटल गेन। अब यहां पे देखो इंटरेस्टिंग केस बन सकता है, मॉड्यूल तो बिल्कुल सही करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 16/8/24 को अगर मकान बेचा तो नया लॉ लगेगा, तो यानी कि अदर आंसर बिना इंडेक्सेशन के निकालेंगे अपन। एक बार आते हैं थोड़ा पीछे, क्यों था क्वेश्चन था 5वां। तो देखो सेल प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस 1.5 करोड़ है, स्टैम्प वैल्यू 1,70,00,000 है। 1.5 करोड़ का 110% करके देख लो, तो 1,70,00,000 ज्यादा ही है मतलब। तो सेल प्राइस बेटा 1,70,00,000 बन गई, हाँ है ना। इसमें से देखो हाँ कॉस्ट ही घटाई, इंडेक्सेशन नहीं करा। अरे इंडेक्सेशन नहीं करा है, तो अगर मैं कॉस्ट घटाऊंगा तो 30 लाख पूरी कॉस्ट घटा दी तो एलटीसीजी कितना आ जाएगा। तो इसलिए दोनों इन्वेस्टमेंट कंसिडर हो जाएंगे, और वो दोनों इन्वेस्टमेंट का नंबर 55 लाख है। 55 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी के 85 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, टैक्स। बोलो। पर हाँ यहीं पे अच्छी बात हो जाती कि अगर बाय चांस इसमें टैक्स कैलकुलेशन भी पूछ लेते मेरे से, तो फिर एक वर्किंग नोट बनाता जिसमें कि गेन इंडेक्सेशन के बाद निकालता। बोला था लैंड और बिल्डिंग में ऑप्शन है ये वाला, इंडेक्सेशन के बाद गेन निकालता, फिर एग्जम्पशन लेके अलग गेन आता। बोलो। फिर उस केस में जो गेन आता उसका 20% टैक्स निकालता, और इधर जो गेन है उसका 12.5 निकाल के जो भी बेनिफिशियल होता वो करता। और ये आप देख लो, देखो साफ दिखा हुआ है ना, कितने नोट्स कितने बना रखे। पहले तो 1,70,00,000 चुनने का नोट 50C1 लिखा पूरा, उसमें भी सब कुछ लिखना पड़ गया। 110 वाला कॉन्सेप्ट लिखोगे, 1,70,00,000 की डेट, क्यों 1,70,00,000 वाली डेट चुनी उसका नोट लिखोगे, क्योंकि पैसा अकाउंट पे चेक से मिला था, आया ना। फिर जाकर 1,70,00,000 का एक नोट बनेगा, फिर उसके बाद एग्जम्पशन का नोट बनेगा। एग्जम्पशन का नोट कौन सा वाला, गेन 2 करोड़ से नीचे आया इसलिए दोनों इन्वेस्टमेंट कंसिडर होंगे, अरे बोलो ना। फिर जाकर ये आंसर बैठेगा आपका। उसके अलावा भी इसने नोट तो लिख दिया, खैर एग्जाम में नोट की जरूरत नहीं है, अगर गेन निकाल लो, बाकी इसने तो पूरा लिख रखा है। क्या लिखा, आगे पढ़ लो, पढ़ो भाई, बोलो मेरे साथ साथ। क्योंकि सार्थक ने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 24 के बाद बेची है, इसीलिए वो चाहे तो 20% टैक्स दे सकता है इंडेक्सेशन के बाद वाले एलटीसीजी पर, या फिर 12.5 दे सकता है बिना इंडेक्सेशन दिए वाले एलटीसीजी पर, जो भी उसके लिए क्या हो बेनिफिशियल। तो ये भी आप ऐसा नोट लिख दो। अब 6, 7, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 या 8 जो भी आएगा, तो इतना अगर सॉल्यूशन तो देखो 2-3 लाइन के बैठेगा, तो लिखने की नंबर है, और तो क्या है किसके नंबर। और एक और बात है, बाई चांस कैलकुलेशन गलत हो जाए, कम से कम 1-2 नंबर तो मिले, कुछ लिखा पड़ी के 0 से तो अच्छी है। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि भैया सर मैंने तो खुद फुल पेज भर दिया पर आंसर तो कुछ भी आ रहा था।
अब किसी ने 1,70,00,000 की जगह किसी और को सेल प्राइस बना दिया तो वो तो वैसे ही गड़बड़ हो गया वहीं पे, खेल तो खत्म हो गया आपका, वो तो जीरो हो जाएंगे, तो फिर भी लिखने के छोटे मोटे नंबर मिल जाए। चलिए आइए, कोई नहीं आएगा आज, 11 बजे तक मेरी है। हाँ नहीं, वो 11 बजे आएंगे सुनील सर सीधे, बस लास्ट तक वो लेंगे। ऋतिक सर है ही नहीं शायद आज, है ही नहीं ना वो, बस तो पढ़ाने वाले दो ही तो आदमी रह गए, फिर लाठी सर आ जाएंगे बीच में, देख लेंगे। ब्रेक क्या होता है? अबे मैंने क्या बोला भैया, यहाँ पे कोई किसी को बांध के नहीं बैठा हुआ है, जिसको ब्रेक चाहिए दरवाजा खोल के पीछे से रवाना होते जाओ, जब इच्छा होगी वापस आ जाना। इधर चलती रहेगी क्लास अभी। अगला एग्जामिशन लिखो 54B। लिखो हेडिंग, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ये अच्छा है। अब देखो जितना टाइम मैंने 54 में लगाया उतना टाइम अब लगेगा नहीं, क्योंकि आपको पूरा रूपरेखा पता है, वही 8 के 8 पॉइंट लिखा रहा हूं मैं वापस से। चालू करो फर्स्ट पॉइंट से। बस ऐसे ही वही है वापस, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, मतलब वही बात होगी है ना। 54B का एग्जामिशन भी मुझे मिलेगा अगर मैं इंडिविजुअल या एचयूएफ। सेकंड, ओल्ड एसेट ट्रांसफर। अब ध्यान से सुनो, 54B के एग्जामिशन के लिए, 54B के एग्जामिशन के लिए जो पुरानी एसेट मुझे ट्रांसफर करनी है उसका नाम है एग्रीकल्चर लैंड। बोलो क्या नाम है? अब एग्रीकल्चर लैंड बेचने पे गेन कमा तो सकता ही नहीं हो ना, वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, रूरल वाला होता है ना, तो अर्बन वाला तो कैपिटल एसेट है। तो इसलिए जो ट्रांसफर्ड एसेट है उसका नाम बोलो क्या है? ठीक है, तो जो एसेट बेचनी है उसका नाम है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। पर रुको तो सही, इस लैंड के लिए खास बात है, ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड यूज होना जरूरी है खेती में। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, खेत तो पड़ा है खेती नहीं करते, अब इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद लिया, फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए खेत खरीदा था आज से 15 साल पहले, फिर बेच दिया। अबे बोलो, गेन तो होगा, टैक्स यानी गेन हो जाएगा, सीधी सी बातें बेचेंगे तो, पर एग्जामिशन नहीं मिलेगी 54B की, क्योंकि ये 54B के लिए जो खेत बेचना है, देखो क्या लिखा है, मस्ट हैव बीन यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। खेती होनी चाहिए वहां पर, खेत से काम नहीं चलेगा, खेत का यूज खेती में होना जरूरी है एसएससी के द्वारा। और अगर बाई चांस एसएससी इंडिविजुअल है तो उसके पेरेंट्स के द्वारा तो भी चलेगा। ठीक है, कम से कम कितने साल? 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर के पिछले 2 सालों में खेती के लिए यूज होना जरूरी है, खेत से काम नहीं चलेगा। पूरी बात बोलो अब वापस से, बोलो ओल्ड एसेट ट्रांसफर का नाम, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय एसएससी और इट्स पेरेंट्स 2 years immediately preceding the date of transfer।
ये पूरा रिक्वायरमेंट चेक कर लेना। तो लिखो अब ओल्ड एसेट। सर मेरे ना खेत था, जब खरीदा था तो शुरुआती 4 साल बहुत खेती करी, फिर बंजर हो गया खेत। अब पिछले 6 साल से तो खेती नहीं कर रहा हूं, अब बेच रहा हूं। तो क्या एलिजिबल हूं मैं 54B के लिए? क्यों भाई, 4 साल खेती करी ना। हाँ, तो थोड़ा लॉ को ध्यान से समझ लेना। हो गया? 2 पॉइंट हो गए, नया पॉइंट लिखो तीसरा, नेचर। नेचर बेटा शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर में लिख दो शॉर्ट ऑब्लिक लॉन्ग। अब क्या चाहिए? न्यू एसेट वापस खेती लेना है बेटा। बताओ न्यू एसेट क्या लेनी, बोलो। मतलब एग्रीकल्चर लैंड, खेत बेच के खेती लेना पड़ेगा। हाँ, अर्बन रूरल कुछ भी ले दो ना, लेने में तो कुछ नहीं है। अबे रूरल में भी ले सकता हूं, समझ आ गया? एग्रीकल्चर लैंड लेनी है, चाहे अर्बन एरिया में लो, चाहे रूरल एरिया में लो। हेलो हेलो, हाँ बन गई ना, बन गई, अरे बन गई भैया, दुकान खुलते ले जाना। 10:30, 10:30 दुकान ही खुलती 10:30 है ना, तो क्या करोगे इससे पहले? चलिए पांचवा नया ले लिया, टाइम लिमिट। कब तक लेना है ये भाई? यहां पर भी 2 टाइम लिमिट लिखा हूं, एक लिखा हूं। परचेज कंस्ट्रक्ट, खरीदने का टाइम लिमिट बताऊं, कंस्ट्रक्शन का टाइम लिमिट बताऊं, दोनों बताऊं? क्यों कंस्ट्रक्शन का क्यों नहीं? हाँ, तो एक ही टाइम लिमिट है, परचेज विद इन 2 years। 2 साल कब से गिनने हैं? पुराने के ट्रांसफर से। वो तो अब मैं बार बार लिखा भी नहीं रहा हूं, है ना। जो भी टाइम लिमिट है, ये जो भी टाइम लिमिट है पुराने के ट्रांसफर से 2 साल बाद में लेना है, पहले नहीं लेना है यहाँ पे ना। परचेज विद इन 2 year फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट। एग्जाम में तो यूजलेस है, सेक्शन से क्वेश्चन आते ही नहीं। पांच हो गए, बस 5 बातें पूरी है तो एग्जामिशन मिलना तय हो गया फिर तो वही छठा पॉइंट अमाउंट, वही सेम ऊपर वाला फॉर्मूला लिख लो वापस। बताओ कितना एग्जामिशन मिलेगा? सेम एज चौपन, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दो अमाउंट ऑफ एग्जामिशन सेम एज चौपन। सेम एज चौपन मतलब पुराने का गेन, नए की कॉस्ट, विच एवर इज लेस। पूरा मत लिखो यार, सेम एज चौपन लिख के खत्म करो। अमाउंट ऑफ एग्जामिशन वही सेम एज चौपन के फॉर्मूले से निकाल लेना। सातवां, क्या पॉइंट है सातवां? विड्रॉ ऑफ एग्जामिशन सेम एज चौपन। बताओ अब इसका मतलब भी लिखने से पहले। यहां पे भी 3 साल का लॉक इन है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है यहां पे भी।
3 साल के पहले अगर नई एसेट बेच दी तो एग्जामिशन छीन लेंगे वो। पूरा पूरा क्यों लिख रहे हो यार? सेम एज ओपन, सेम एज ओपन लिखो ना। 8वां पॉइंट क्या है? सेम एज ओपन। क्या बताओ इफेक्ट? कितना एग्जामिशन छीनेंगे? नहीं कि कॉस्ट से घटा देंगे। सेम एज ओपन खत्म हो गया। दूसरा सेक्शन हो गया खेत के बदले खेत। बी फॉर भूमि, भूमि के बदले भूमि। अरे बराबर। तो 54 मकान के बदले मकान, 54 भी खेत के बदले खेत। डन है। चलो अब ये सेक्शन को खत्म करके बता दो, छोड़ रहा हूं फिर मैं भी। बता दो ऐसा क्या तरीका है जिससे कि मैं लॉक इन पीरियड की पालना ना भी करूं तो भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। लॉक इन पीरियड कितना है? 3 साल के अंदर बेच दूंगा तो एग्जामिशन छीनते हैं ना। क्या होता है फिर मेरे साथ? पर 54 बी में एक तरीका मैंने ढूंढ लिया है, कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा। 3 साल के अंदर बेचेंगे नहीं तब तो फिर तो सबको ही पता है ना, 3 साल के अंदर बेच के भी कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा। हर क्लास वाले बच्चे जवाब दे देते थे 1 सेकंड में, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है, वरना मैं तो जवाब दे ही दूंगा। 54 बी में एक है ऐसा रास्ता जिसमें कुछ नहीं कर सकते, एग्जामिशन विड्रॉल का कोई इफेक्ट मेरे ऊपर आएगा ही नहीं। अबे क्या फालतू की बातें करते हो यार। गिफ्ट में देना तो ट्रांसफर ही नहीं है ना, अभी तो बात उठी थी उसकी यार। अरे अगर नई एसेट खरीद के मैं गिफ्ट कर दूं 3 साल के अंदर तो वैसे ही कोई एग्जामिशन छीनेंगे नहीं, ट्रांसफर ही नहीं हो। तो एग्जामिशन छीनते कब है भाई? ट्रांसफर विद इन 3 ईयर। गिफ्ट देना ट्रांसफर होता है क्या? क्या सीए करोगे रे? क्या है तरीका? इतना सिंपल है, आंखों के सामने जवाब छुपा होगा सारा। क्या फालतू की चीजें कर रहे हो यार? क्या भाई मूर्ख आदमी हो। बेचा क्या मैंने? चलो बताओ 54 बी में। फिर एग्रीकल्चर लैंड बोल रहे हो यार। अर्बन एग्रीकल्चर, अर्बन बेचा, गेन कमाया। अगर मैं रूरल खरीद लूं, तीन वो तो एग्जामिशन तो मिल जाएगा। और अगर बाय चांस रूरल में 1 साल बाद भी बेच दूं, क्या उखाड़ लेंगे मेरा? अरे रूरल 1 साल बाद भी बेच लूं तो क्या उखाड़ लेंगे मेरा? क्योंकि रूरल में तो गेन ही नहीं आएगा। उसकी कॉस्ट आप और जीरो कर दो ना, मेरे क्या काम पड़ रहा है? उसको बेचने में तो गेन ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? फिर एग्जाम्प्ट नहीं है यार, कैपिटल एसेट ही नहीं। एग्जाम्पशन तो ये पढ़ रहे हो यार, रूरल पे तो गेन ही नहीं बनेगा, तो कैपिटल एसेट ही। तो एक तरीका है, अर्बन बेचो, रूरल में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट को वापस से रीसेल कर दो, सारा पैसा घर ले जाओ, और कोई एग्जामिशन भी मिल जाएगी, विड्रॉ भी नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं कर सकते हो आपका। हाँ या ना? पर उनको भी पता है, ये इतने पागल नहीं है, उनको पता है कि अगर मैंने रूरल एग्रीकल्चर लैंड में पैसा लगा दिया तो बायर ही नहीं मिलेगा, बिकेगी कहां से? अरे गांव के खेत कौन खरीदता है? ओरिजिनल जो किसान है वही खरीदेगा। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में तो लोग लालच से भी पैसा लगाते हैं, वैल्यू एप्रिसिएशन। गांव के खेत में तो वैल्यू एप्रिसिएशन का तो सीन ही भूल जाओ। ये हमेशा खतरा रहता है कि सरकार नहीं ले ले कंपल्सरी एक्विजिशन में गांव के खेत, तो वहां पे तो जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड इन्वेस्टमेंट है। डेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है आम भाषा में? तुमको ये नहीं पता? कोई रिटर्न नहीं आने वाला है उससे। तो अगर मैं इतनी बड़ी रिस्क खेल रहा हूं टैक्स बचाने के लिए, कहां पे पैसा लगा रहा हूं? उनको पता है एक बार फंस गया तो बिकेगा तो वैसे ही नहीं, 30 साल तक नहीं बिकेगा इसका, या बिकेगा तो लॉस खाएगा। हाँ या ना? तो इसलिए उनको टेंशन भी नहीं है। हाँ कर ले जो तेरे को करना है, रूरल में इन्वेस्ट कर दे, बेच दे, नहीं छीनेंगे एग्जामिशन। पर इसके लिए तू कमा तो सही, नए में तू कमा ही नहीं पाएगा। लॉस खा के तेरे को बेचना है तो फिर तो इन्वेस्ट ही क्यों कर रहा है? फिर हमको टैक्स दे दे। अरे भाई तूने इन्वेस्टमेंट क्यों करा? टैक्स बचाने के लिए। जितना टैक्स नहीं बन रहा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा तेरा वहां। अरे समझ में आया? ये मैथ्स तो तुम्हारे समझ में आती नहीं है। हर चीज होती है, फाइनेंस भी एक चीज होती है।
टैक्स बचाने के साथ साथ पैसा भी बचना चाहिए ना। टैक्स के लिए क्यों रोज मारे मारे फिर रहे, पैसा बचता है। जितना पैसा टैक्स में बचा रहे उससे ज्यादा वहां नुकसान कर लोगे, तो फिर इन्वेस्टमेंट की बात क्या कर रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा। तो ये तो फिर आपसे ज्यादा पागल कोई होगा नहीं। खैर, तो ये आपके सामने की हिसाब किताब है। तो 2 सेक्शन हो चुके हैं अब, 54 और 54B। बाकी के कल देखेंगे।